हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका आपकी साइंस टीचर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर क्या होगा, एक नया चैप्टर होगा। क्या है चैप्टर का नेम? चैप्टर का नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज वाली वीडियो में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस करेंगे। सो आपने क्या करना है, आपने वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। और जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आज फर्स्ट टाइम जिन बच्चों ने चैनल को ज्वाइन किया है, तो वो क्या करें, पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखे जाके, क्योंकि पिछली वीडियो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर की, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की जो है आ चुकी हैं। सभी वीडियोस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है, तो फटाफट जाकर लिंक पर क्लिक करिए और पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो हैं आपके बहुत ही पास आ गए हैं, है ना। और आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को, और देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? रिवर्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्या रिएक्शन आपको दी हुई है? जिंक जो है सॉलिड स्टेट में लिया हुआ है। कॉपर सल्फेट जब एक्वस के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जो है बाहर निकल जाता है। तो उन्होंने कहा है कि जब हम इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? अपने आंसर को जो है जस्टिफाई करो कि अगर हम रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं तो वो रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है। मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, इस रिएक्शन को भी पढ़ा होगा। क्यों पॉसिबल नहीं है वो हम जो है डिस्कस करते हैं। अब देखो ये रिएक्शन हो रही है, ये आपके पास क्या है, जिंक लिया हुआ है, जिंक सॉलिड स्टेट में है। आपने एक एक्वस सोल्यूशन ले लिया है कॉपर सल्फेट का। अब आपको पता है कॉपर सल्फेट कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा हमारे पास। हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक जिंक की स्ट्रिप को ले लिया है और उस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर क्या कर दिया है, डिप कर दिया है। हमने एक जिंक की स्ट्रिप को लिया है, जैसे कि मैंने रिएक्शन में जिस रिएक्शन आपको दी1 है, आपने एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, उसके अंदर आप जब जिंक की स्ट्रिप को डिप करते हो तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जिंक सल्फेट सोल्यूशन बन जाता है। और वो सोल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस होता है वो सोल्यूशन कलरलेस बनेगा। और जो कॉपर है, रेड कलर का कॉपर जो है आपके पास उस स्ट्रिप के ऊपर आकर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। यही रिएक्शन बता रही हूँ मैं, जो इस रिएक्शन में हुआ है। जैसे कि हमने जिंक की स्ट्रिप ली है, उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप किया है। डिप करने से जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बन जाएगा जिंक सल्फेट, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा। और आपके पास कॉपर जो है उस स्ट्रिप के ऊपर आकर रेड कलर का डिपॉजिट हो जाएगा। ये तो इस रिएक्शन की बात हुई। और इस रिएक्शन में और क्या बात है, इस रिएक्शन में ये बात है बच्चों कि जो जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए आकर ये कॉपर की जगह ले लेता है। जिंक क्या करता है, कॉपर को उसकी जगह से, उसकी प्लेस से हटा देता है और अपने आप जाकर उस रिएक्शन में लग जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है आपके पास बाहर निकल जाता है, क्योंकि जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, हम इस रिएक्शन की जगह हम लेते हैं कॉपर सल्फेट ले लिया है कॉपर लिया है और जिंक सल्फेट हमने सोल्यूशन लिया है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है कि जो कॉपर मेटल है वो जिंक से क्या है, लेस रिएक्टिव है, और वो उसकी जगह आकर नहीं ले सकती। तो कोई रिएक्शन इनके बीच में
नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया। इसके रिवर्स रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कॉपर जो आपके पास है वो जिंक से क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो क्लियर हुआ यहाँ से? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको बाय वर्ड्स लिखवा देती हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो नोट कर लीजिए, आपके पास इसकी रिवर्स रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर बात करते हैं हम इस ऊपर वाली रिएक्शन की, इसके अंदर जो कॉपर है वो कैसा है, इससे लेस रिएक्टिव है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक मेटल, दैट्स व्हाई जिंक डिस्प्लेस दिस प्लेस ऑफ कॉपर मेटल। तो जिंक क्या करता है, इसकी प्लेस को आकर ले लेता है और ये रिएक्शन अकर हो जाती है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, कॉपर को जिंक सल्फेट से डिस्प्लेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से और वो उसकी प्लेस को नहीं ले पाएगा, उसकी जगह को नहीं ले पाएगा। जब उसकी जगह को नहीं ले पाएगा, ये सॉल्ट यहाँ पर नहीं बन पाएगा कॉपर सल्फेट का, और ये रिएक्शन नहीं अकर करेगी। तो यही इसके पीछे का रीजन है, कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन जिंक मेटल एंड हेंस कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो यहां से नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम अ मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे एक मेटल का नाम बताना है जो बेस्ट कंडक्टर है हीट का। ए पार्ट है ये आपका, बी पार्ट है हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम होना चाहिए। कैसे मेटल का, डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट नहीं करे ऐसा मेटल, और चाहे हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा ले फिर भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। और इस मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है वो आपको बताना है। ये आपके पास CBSE 2015 के अंदर जो है आया हुआ है। तो क्या है आंसर, बताइए कौन सा जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट का, कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, पूरा लिख देना यहाँ से। हैज अ विच मेटल हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है, किसका होता है, एनी गेसेस, गैलियम। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है सबसे कम होता है। which metal does not react with oxygen if given at high temperature, कौन से ऐसे मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते चाहे हम टेम्परेचर को जो है बहुत ज़्यादा क्या कर ले, इंक्रीज कर ले। कौन से होते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, विच मेटल इज मोस्ट डक्टाइल, कौन सा है डक्टाइल सबसे ज़्यादा, गोल्ड। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपके पास 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन। आई होप आप इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, तो नोट कर लीजिए यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके पास क्या होती हैं, कौन सी होती हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। चूज एम्फोटेरिक ऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपने जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को क्या करना है, चूज करना है। तो सबसे पहले बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके पास कौन सी होती हैं, पढ़ा होगा एम्फोटेरिक नेचर को, जो बेसिक को भी और एसिटिक को भी, एसिटिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर को जो है आपके पास क्या करती हैं, शो करती हैं, वो आपके पास क्या होती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज विच शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। तो वो दोनों आपके पास एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर को जो है शो करती हैं, वो आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती है। तो डिफाइन लिख लीजिए यहाँ से, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज which shows both acidic and basic character। ठीक है, तो इसके अंदर से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके पास कौन कौन सी है, देखो कौन कौन सी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक
ऑक्साइड्स। तो ये आपके पास CBSE 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन, छोटा सा ही क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो नोट कर लीजिए यहाँ से। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन विद बैलेंसिंग। ये आपके पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है, और ये आपके पास 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। पहली इक्वेशन देखते हैं, एल्युमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए देखते हैं, अपनी नोटबुक में आप सॉल्व करिए, मैं बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ। एल्युमिनियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। ठीक है, एल्युमिनियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। क्या बनता है यहां से, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है यहां से। अब यहां से देखिए कि आपके पास क्या सब कुछ इक्वल है। यहाँ से देखिए क्लोरीन के 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं क्लोरीन के, कितने हैं 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 लगा हुआ, और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। अगर तो हम इसको इक्वल करते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ पे क्लोरीन के 3 लगा देते हैं, अब ये हाइड्रोजन 2 बनेगा, यहाँ पे 3 हो गए हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरे को यहाँ पे जो है इक्वल लेके आना है दोनों को, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ 3 लगा देती हूँ। हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, तो इसको भी मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ 6 कर देती हूँ। लेकिन जब मैंने हाइड्रोजन को छेड़ा है तो अब यहाँ जो मैंने हाइड्रोजन को छेड़ा है, क्लोरीन इक्वल हो गया है हमारे पास, क्लोरीन 6 हो गए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्लोरीन भी तो 6 चाहिए हमें, तो मैं इसको 2 से कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्लोरीन इक्वल कर लिया, हाइड्रोजन इक्वल हो गए, लेकिन एल्युमिनियम के 2 आ गए हैं, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने 2 एल्युमिनियम लगा दिया। अब देखो बैलेंस है ना इक्वेशन पूरी की पूरी, है इक्वेशन बैलेंस है ना। देखो यहाँ से क्लोरीन कितने हैं 6 हैं, इधर भी क्लोरीन 6 है, एल्युमिनियम कितने हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन 6, यहाँ पे भी 6 है। तो पूरी तरह से कैसे हो गई इक्वेशन, बैलेंस हो गई है यहाँ से इक्वेशन। तो यही हमें जो है बताना था। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ से। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। जब मैग्नीशियम आपके पास HNO3 के साथ, यानी सेकेंड रिएक्शन करिए, मैग्नीशियम को जो है HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। मैग्नीशियम जब HNO3 के साथ रिएक्ट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। कैसे, मैग्नीशियम जब आपके पास HNO3 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो आपके पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। मैग्नीशियम नाइट्रेट बना है यहाँ से, और हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, रिलीज हुई है, तो उसको बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब देखो ये बैलेंस है, यहाँ से बैलेंस है या नहीं है चेक करो। देखो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ 1 है, तो बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। अब 2 हुआ है तो यहाँ से नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो नाइट्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं, तो यहाँ से भी 6 हो गए हैं, तो अब ये बैलेंस है। तो समझ में आया, यहाँ से रिएक्शन की है हमने। तो कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन आ जाती है, नोट कर लीजिए 2013 में आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन 5 देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको मिलेंगे, बहुत चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन जो है जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ मेटल एक्स कंबाइंस विद अ नॉन मेटल वाई। एक आपके पास एक्स मेटल है, वो नॉन मेटल वाई के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है बाय द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ जेड कंपाउंड। ठीक है, आपके पास एक एक्स क्या है, मेटल है, ठीक है, ये जुड़ता है किसके साथ, वाई के साथ, जो आपके पास क्या है, नॉन मेटल है। कैसे जुड़ता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, और आपके पास क्या बन जाता है, एक जेड कंपाउंड बन जाता है। तो आपको क्या बताना है, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड जेड। अब आपको पता है कि ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का नॉन मेटल की तरफ। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करा है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है,
इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा है, इनके बीच में क्या बना है, बॉन्ड बना है, इनके बीच में बॉन्ड बना है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कौन सा बॉन्ड बनता है ये, कौन सा बॉन्ड बनता है ये, आयनिक बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है, ट्रांसफर से बनता है, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो Z कैसा है आपके पास, आयनिक कंपाउंड है। तो Z कैसा है आपके पास, Z इज एन आयनिक कंपाउंड। तो आप यहाँ पे से इसका आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज कैसे बना है, बिकॉज दिस केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मेटल टू अनदर नॉन मेटल। तो ये आपके पास कैसा बना है, आयनिक बॉन्ड बना है। सेकेंड पार्ट क्या है, क्या कहता है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड Z। आप क्या कहोगे इसके बारे में, जो आपके पास Z कंपाउंड बना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई होगा या लो होगा, कैसा होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता है जो Z कंपाउंड बना है वो कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड का जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। ये आपने चैप्टर के बीच में पढ़ा है कि जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो कंपाउंड Z has high melting point and boiling point due to its आयनिक नेचर, और ये बोल सकते हो आयनिक कंपाउंड फॉर्म। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विल दिस कंपाउंड डिसॉल्व इन केरोसिन और पेट्रोल। क्या इस तरह के कंपाउंड जो है केरोसिन और पेट्रोल में डिसॉल्व हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिकॉज क्योंकि आयनिक कंपाउंड आपके पास इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि केरोसिन हो गया और या फिर पेट्रोल हो गया। ठीक है, नो, इसका आंसर है नो, आयनिक कंपाउंड कैन डिसॉल्व only in polar solvents, not in नॉन पोलर में। ठीक है, तो यहां से आप, मैं लिख देती हूँ स्पेस से इतना, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए। लास्ट पार्ट है, विल दिस कंपाउंड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये कंपाउंड गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। अब जैसे कि आप जानते हो Z कैसा है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब तक ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इसकी आयंस क्या है, अपने आप को मूव नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, आपस में सब एक साथ क्या होते हैं, स्टक होते हैं, मूवमेंट नहीं होती है। जब वो आपस में एक साथ स्टक है, सॉलिड स्टेट में है, तो उनकी आयंस कैसे मूव कर पाएंगे। अगर आयंस मूव नहीं कर पाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगी। तो ये आयनिक कंपाउंड कब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जब ये मोल्टन स्टेट में होगा, या आप कह सकते हो जब ये लिक्विड स्टेट में होगा तब ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट कर पाएगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख लेना इसका। ठीक है, क्या आंसर है इसका, विल दिस कंपाउंड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके पास Z कंपाउंड बना है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है या नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि जो आपके पास Z कंपाउंड बना है वो एक आयनिक कंपाउंड है। जब तक वो सॉलिड स्टेट में रहेगा तो जो उसकी आयंस है वो मूव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजिड होता है। ठीक है, हार्ड होता है, तो उसमें आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, और जब वो मूव नहीं कर पाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो आयंस को मूव करवाने के लिए उसको किस में होना चाहिए, मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, यानी कि लिक्विड वाली स्टेट में होना चाहिए, तब वो क्या कर पाएंगी, मूव कर पाएंगी और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगी। तो क्वेश्चन इजी था। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं CBSE 2017 में ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, हो सकता है ये 2024 में भी आपके पास
आ जाए, तो इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक्स इट्स द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट्स। ऐसी दो प्रॉपर्टीज क्या हैं गोल्ड की जिसकी वजह से इसको हम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुटेबल आइटम है, सुटेबल मेटल है ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए। तो ऐसी कौन सी इसकी दो प्रॉपर्टीज है बताइए, क्या प्रॉपर्टीज है गोल्ड की, क्या है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, सेकेंड पार्ट, नेम द टू मेटल्स विच आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। एक तो हमने अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया है, कौन सा है, गोल्ड है, और कौन सा हो सकता है बेस्ट कंडक्टर हीट का, सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, थर्ड पार्ट, नेम द टू मेटल्स विच मेल्ट्स व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम। ऐसे दो मेटल्स कौन से हैं अगर आप उसको अपने पाम पे रखो वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। ऐसे दो मेटल कौन से हैं आपके पास, गैलियम एंड कैशियम। ये दोनों सीजियम या आप कैशियम, सीजियम नहीं कैशियम है जो आपके पास, ये दोनों मेटल्स ऐसे हैं इनका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर आप इसको अपने पाम पे भी रखोगे तो ये क्या कर जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे। गैलियम एंड कैशियम हैव so low melting point so that they melts when we keep them on our palm। तो इजी सा क्वेश्चन है, 2020 में आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है, बनाना है आयनिक कंपाउंड को कैल्शियम ऑक्साइड के किसके साथ, डॉट स्ट्रक्चर के साथ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ। आपको एटॉमिक नंबर गिवन है कैल्शियम का और ऑक्सीजन का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपके पास 20 है और ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक नंबर 8 है। आपने प्रैक्टिस करोगे चैप्टर के बीच में ये। ठीक है, तो कैसे करना है देखते हैं यहाँ से। पहले मैं आप कैल्शियम लिख लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है कि कैल्शियम का आपके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 20 दिया हुआ है, और एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है, 8 दिया हुआ है। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक वो लिखते हैं हम K, L, M और N। कितने कितने होते हैं इसमें, K में, K शेल में 2, L में 8, 8 और 8 इतने होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो चलिए फिल करते हैं। कैल्शियम के 20 हैं हमारे पास, कैल्शियम के कितने हैं, 20 है हमारे पास, तो कितने आएंगे, 2 के शेल में आ गए, कैल्शियम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ से, 8 इसमें आगे 10, 8 इसमें आगे कितने हो गए 18 और 2 और लास्ट शेल में कितने, इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8 है, तो 2 और ये आगे 6, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 हैं। कैल्शियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब आपको क्या बनाना है, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इसके पास कितने हैं, 2 हैं। इसको अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको।
इसको 6 चाहिए, और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसको चाहिए आपके पास, कैल्शियम को चाहिए, लेकिन कम किसको चाहिए, ऑक्सीजन को चाहिए। इसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप ले लेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं एक स्ट्रक्चर बना लेती हूँ इसका। ये आपके पास क्या है, कैल्शियम है, इसके पास क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं। और कैल्शियम के पास कितने हैं आपके पास, 2 हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, इसने क्या कर दिया है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है इसको दे दिए हैं। अब इसके पास कितने आ गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और इसकी वैलेंस शेल क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यानी कि यहाँ से क्या करा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने दिया है। तो जो देते हैं उनके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो लेते हैं उनके पास क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसके पास क्या आ गया है, 2 नेगेटिव का चार्ज आ गया है। तो समझ में आया है, इसके पास 2 पॉजिटिव का चार्ज आ गया और इसके पास 2 नेगेटिव का चार्ज आ गया है। ठीक है, तो समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ही इनका डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। ज़्यादा प्रैक्टिस करना, 2020 में ये आपके पास आया हुआ है, फॉर्मेशन करना इसकी, तो आप और कंपाउंड के साथ जो है ट्राई करना। हाँ जी, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और आपने जो है इस क्वेश्चन के बारे में, यानी कि आपने करोजन के बारे में बहुत पढ़ चुके हो। 9th क्लास में भी आपने करोजन के बारे में पढ़ा है, टॉपिक है 9th में भी आपके पास। 10th क्लास में फिर से करोजन का जो है टॉपिक आ गया है। तो क्या होता है करोजन, व्हाट इज करोजन, क्या होता है, जंग लगना। जंग लगने को हम क्या कहते हैं, करोजन बोलते हैं। मेटल में जंग कैसे लगता है, जब मेटल अपने ही कार्बोनेट्स में, सल्फाइड्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके पास एटमॉस्फेयर में जो है गैसेस पड़ी हैं, वो गैसेस जब आपके मेटल को आकर अटैक करती हैं, मेटल क्या करता है, अपनी कार्बोनेट्स में, सल्फाइड्स में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे क्या हो जाता है, जंग लगना कहते हैं, या उसे कह सकते हो करोजन। क्या होता है करोजन, आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं या फिर लिखवा दूंगी, आपको वैसे पता होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ स्लोलिंग ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू देम देयर कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स या सल्फाइड्स आप बोल सकते हैं। क्यों होती हैं, बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर। तो उसको आप क्या कहते हो, करोजन बोलते हो। ठीक है, तो व्हाट इज करोजन ऑफ आयरन कॉल्ड, आयरन के करोजन के बारे में भी हमने पढ़ा है। क्या होता है जब आयरन में जंग लगती है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, व्हाट इज करोजन ऑफ आयरन, रस्टिंग बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं, करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। अच्छा ठीक है, कंप्लीट समझ में आया है। करोजन और करोजन, आयरन की करोजन को क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग बोलते हैं। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द करोजन ऑफ सिल्वर, आप अब सिल्वर की करोजन को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बताइए। अब आपने देखा होगा कि आपके पास सिल्वर का कोई भी आर्टिकल है, चाहे आपकी वो चेन है, कुछ भी है, ब्रेसलेट है, रिंग है, आप देखते हो कि थोड़े टाइम के बाद वो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, काली पड़ जाती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है सिल्वर की आकर। ठीक है, ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की आकर उसके ऊपर क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है। ठीक है, और वो कोटिंग किसकी वजह से होती है, कोटिंग इस वजह से होती है एटमॉस्फेरिक में, जो आपके पास एटमॉस्फेयर में जो आपके पास H2S गैस प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, उसकी कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से वो क्या बना लेती है, एक सिल्वर की सल्फाइड की कोटिंग बना लेती है आपके सिल्वर आर्टिकल के ऊपर, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, करोडेड हो जाता है आपका सिल्वर का आर्टिकल, या आप कह लो करोजन हो जाती है सिल्वर के आर्टिकल में। समझ में आया कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो करोजन ऑफ सिल्वर को। जब भी आपके पास कोई सिल्वर का आइटम है, अब आपने देखा होगा पसीने से भी जो आपका सिल्वर का आइटम है वो काला पड़ जाता है। वो काला वैसे किस वजह से पड़ता है, क्योंकि आपकी एटमॉस्फेयर में H2S गैस होती है,
जो क्या कर लेती है, उस सिल्वर आर्टिकल के ऊपर एक कोटिंग बना लेती है। सिल्वर और जो H2S गैस दोनों आपस में क्या आते हैं, कंटेक्ट में आते हैं, तो सिल्वर आपके पास सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग बन जाती है, जो कैसी होती है, ब्लैक कलर की हो जाती है, जिसके वजह से आपके पास सिल्वर कैसा हो जाता है, करोडेड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, वाई करोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अब आप इसे ऐसे क्यों कह सकते हो कि आयरन को जंग लगना एक तरह से सीरियस प्रॉब्लम क्यों है आपके पास, ऐसे सीरियस प्रॉब्लम क्यों है। अब आप देखते आए हो काफ़ी टाइम से, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये चलता आया है, आयरन क्या हो रहा है, करोडेड हो रहा है, और उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च होता है कि उस आर्टिकल को, कुछ भी आर्टिकल है उसको रिप्लेस करने में। अब आप देखते हो ब्रिजेस बने हुए हैं जो आपके पास सिल्वर उसके आयरन के, उसके ऊपर भी जंग लग गई है, कार की बॉडीज़ हैं उस पर जंग लग गई है। किस वजह से लगी है, चाहे वो थोड़ा सा मॉइस्चर मिला है उसको, या एटमॉस्फेयर गैसेस की वजह से वो क्या हो गई है, जंग लगी है। उनको रिप्लेस करना है या उनको सही करना है, उसके ऊपर क्या लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये सीरियस इशू तो है ही है, और साथ में पैसा भी वेस्ट है ना। तो इससे पहले क्या है, पहले ही आप प्रोटेक्शन ले लो कि ऐसा कुछ ना हो, सारे आपके पास आयरन के एटम्स हैं उनमें जंग ना लगे, पहले से ही सेफ्टी को आप क्या करो, प्रिकॉशंस लो, ताकि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो इसीलिए सीरियस प्रॉब्लम तो है ही है आपके पास, ठीक है। ई पार्ट, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन की कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, आयरन के आर्टिकल को ऑयलिंग कर सकते हो। जब आप ऑयल या ग्रीस अपने आयरन के आर्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हो तो वो आपके पास मॉइस्चर के या किसी एटमॉस्फेरिक के गैसेस के प्रेजेंट में नहीं आएगा, और जब वो गैसेस के प्रेजेंट में नहीं आएगा तो ना कार्बोनेट बनेगा, ना सल्फाइड बनेगा, ना ऑक्साइड बनेगा उसकी, ठीक है, और ना ही उसमें क्या लगेगी, जंग लगेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, पेंट करा लो। पेंट कराने के बाद भी जो आपके पास ये है सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, तब भी उसके ऊपर कोई आपके पास मॉइस्चर के प्रेजेंस में नहीं आएगा या कुछ जंग नहीं लगेगी उसके ऊपर आकर, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ से। मैं आपको एक बार बाय वर्ड्स भी लिखवा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। फिलहाल आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहाँ से। कोरोजन की डिफाइन तो आपको पता ही होगी, सिर्फ मैं आपको 3CD पार्ट की जो है सोल्यूशन लिखवा रही हूँ। हाँ जी, ए और बी पार्ट का आंसर आप अपने आप लिख सकते हो, डिफाइन कोरोजन आप लिख सकते हैं, और बी पार्ट का मैंने साथ में लिख दिया रस्टिंग। अब आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कोरोजन ऑफ सिल्वर को। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड AgAl2s ऑन इट सरफेस बाय द एक्शन ऑफ H2S गैस प्रेजेंट इन द एयर। क्लियर हुआ, ठीक है। सेकेंड, वाई करोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, क्यों है सीरियस प्रॉब्लम। करोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, एवरी ईयर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज आयरन आर्टिकल, ठीक है। क्लियर हुआ। करोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। तो अब ये इसको समझ में आया, मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है, हिंदी में यही बताया है, ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। ई पार्ट का मैं आपको भी लिखवा रही हूँ तो इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। हाँ जी, ई पार्ट का आंसर देखिए, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, कोरोजन ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय कोटिंग इट विद अ लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस, ठीक है। उसकी लेयर को हम उसको क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं लेयर से, ऑयल की या फिर ग्रीस की। द रीजन बीइंग दैट लेयर ऑफ ऑयल डज नॉट अलाउ अ एयर एंड वाटर टू रिएक्ट द सरफेस ऑफ आयरन, ये क्या करेगी, रोकेगी एयर और वाटर को उसके सरफेस के कंटेक्ट में आने से। कोरोजन ऑफ आयरन कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और मेकिंग अलॉय, ऐसे भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, पेंटिंग करके, ग्रीसिंग करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, या फिर आप उसको अलॉय बनाकर। तो ये उसकी क्या है, प्रिवेंट करने का रीज़न है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया हुआ है, पूरा कोरोजन से रिलेटेड है। मतलब अगर कोरोजन वाला जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पास आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कोरोजन के बारे में, तो यहाँ से नोट कर लीजिए। सो बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन जो है आंसर क्लियर नहीं हुआ है, वो भी आप अपने डाउट हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए उसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वीडियोज़ की टाइमली मिल सके।
ठीक है। और अगर आपको किसी चैप्टर के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है चाहिए हैं तो आपने जो है क्वेश्चन चैप्टर का नेम भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो मैथ से रिलेटेड है चाहे वो साइंस से रिलेटेड है, दोनों चैप्टर का नेम आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए बाय।